बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आपको आज के इस वीडियो सेशन में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स आज हम एम इंग्लिश पार्ट 1 यानी पेपर नंबर 4 की एक हमारे सिलेबस में शामिल जो बुक है रीडर्स ऑफ पोइट्री, जिसे सैमस हैनी ने लिखा था, उसको डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में स्टूडेंट्स मैं आपके साथ इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि पिछले 5 ईयर्स पेपर्स में आए हैं, उन क्वेश्चंस को मैं लाइन बाय लाइन आपके साथ एक्सप्लेन भी कर दूंगा। और इसके साथ साथ फिर हम देखेंगे कि इस रीडर्स ऑफ पोइट्री के अंदर सैमस हैनी ने किस तरह शायरी का दफ़ा किया है, पोइट्री का दफ़ा किया है। ये एक डिबेटेबल एक इशू है, एक डिबेटेबल यानी एक काबिल बहस एक टॉपिक है, क्योंकि तारीख़ के मुख्तलिफ़ अदवार में हम ये देखते हैं कि शायरी और शायरों के ऊपर बहुत से एलिगेशंस इल्ज़ामात लगे हैं, शायरी को बुरा भला कहा गया है। और उन तमाम लगने वाले इल्ज़ामात का जवाब सैमस हैनी ने अपने इस बुक रीडर्स ऑफ पोइट्री में दिया है। किस हद तक दिया है, कैसे दिया है और किस तरह से उसने एक मुदल्लल गुफ्तगू करके आर्गूमेंटेटिव स्टाइल के साथ और बड़े कन्विंसिंग मैनर में शायरी का दफ़ा किया है, ये हमने आज की वीडियो में देखना है। तो आइए स्टूडेंट्स, हम पहले इस रीडर्स ऑफ पोइट्री पे आने वाले जो क्वेश्चंस हैं हम उनको देख लेते हैं, और फिर इसका जो एक मुनासिब लेंथ के साथ जो मैंने आंसर लिखा है मैं उसको लाइन बाय लाइन आपके साथ डिस्कशन भी कर दूँगा, एक्सप्लेन भी कर दूँगा, ताकि आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में ये मटीरियल और ये लेक्चर जो है ये हेल्पफुल साबित हो। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन एग्ज़ाम में ये आया है कि डू यू थिंक सैमस हैनी, क्या आप समझते हैं कि रीडर्स ऑफ पोइट्री का जो राइटर सैमस हैनी है हैज़ सक्सीडेड, कामयाब हुआ है इन मेकिंग आउट अ गुड केस, को एक अच्छा केस, एक अच्छा मुकदमा बना सके इन फेवर ऑफ पोइट्री, पोइट्री के हक़ में। क्योंकि यहाँ पे पोइट्री के हक़ में सैमस हैनी ने ये ऐसे लिखा है, तो क्या वो कामयाब रहा है अपने इस मकसद में, ये हमने डिस्कस करना है। इन दिस पोस्ट मॉडर्न एरा ऑफ आवर, जबकि हमारा बहुत ही एक जदीद दौर आ गया है, एक मॉडर्न एरा आ गया है, जदीद दौर साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है। तो इसमें पोइट्री जैसे आर्ट का क्या अभी भी कोई किरदार है, कोई वजूद है, या उस वजूद का कोई किरदार है हमारी ज़िंदगी पर, इसके कुछ असरात हैं, ये क्वेश्चन दरअसल हमने डिस्कस करना है। और यही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है, लेकिन वर्ड्स बारहा चेंज होते हैं। मैंने इस क्वेश्चन की सेटिंग इस तरह से मटेरियल की है कि होपफुली कि इसका कोई भी क्वेश्चन आए आपको इससे हेल्पफुल मटेरियल मिल जाएगा क्वेश्चन को आंसर करने में। इसके बाद एक क्वेश्चन ये भी एग्ज़ाम में आया हुआ है कि पोइट्री इज़ एज मच रेलिवेंट, कि पोइट्री अभी भी रेलिवेंट है, ताल्लुक़ रखती है, पोइट्री का अभी भी इतना ही ज़्यादा ताल्लुक़ है एज़ एवर, जैसा कि हमेशा से ताल्लुक़ रहा है, इवन इन दिस हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड एज ऑफ अवर्स, हमारे आज के आला सनती दौर में भी। यानी जब सनतें नहीं थी, दुनिया में इंडस्ट्री नहीं थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं थी, तब पोइट्री हमारी ज़िंदगी में या हमारे साथ मुंसलिक थी, रेलिवेंट थी। क्या इवन आज के इंडस्ट्रियलाइज्ड एज में भी इसका रेलेवेंस है हमारी ज़िंदगी में। डिस्कस विद रेफरेंस टू सैमस हैनी, तो आप सैमस हैनी के हवाले से यानी वो आइडियाज़, वो ख़यालात, वो दलाइल जो सैमस हैनी ने पेश किए हैं उसकी रोशनी में आपने डिस्कस करना है। इस वक्त क्वेश्चन एग्ज़ाम में ये भी आया है नंबर 3 पे कि हाउ डज़ पोइट्री अकॉर्डिंग टू हैनी, शायरी के मुताबिक, हैनी के मुताबिक शायरी कैसे जो है वो रिड्रेस कर सकती है, हल कर सकती है, दूर कर सकती है, रिड्रेस कर सकती है सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल इल्स, हमारी समाजी, हमारी माशरी, हमारी सकाफ़ती ख़राबियों को। यानी जो कि हम माशरों में रहते हैं, हम सोसाइटीज़ में रहते हैं, तो जहाँ पर हमारे सोशल इल्स भी पैदा होती रहती हैं, इकोनॉमिक इल्स भी पैदा होती हैं, कल्चरल इल्स भी पैदा होती हैं, ये जितनी भी ख़राबियाँ, डिफेक्ट्स आती हैं, इल्स आती हैं, क्या पोइट्री के अंदर ये सलाहियत है कि उनका इलाज कर सके। ये हम बहस करेंगे आगे चलकर जब हम आंसर देंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोइट्री विल नेवर बिकम इरेलीवेंट। सैम सैनी ने कहा था कि पोइट्री कभी भी इरेलीवेंट नहीं होगी, यानी इसका ताल्लुक हमारी ज़िंदगी से कभी ख़त्म नहीं होगा। ये इरेलीवेंट नहीं होगी बल्कि रेलिवेंट टू आवर एग्जिस्टेंस, यानी हमारे वजूद के साथ इसका ताल्लुक रहेगा। व्हाट डज सैम सैनी मेक आउट इन दिस रिगार्ड? तो इस सिलसिले में हैनी हमें क्या समझाता है इन इज रीडर्स ऑफ पोइट्री, अपनी बुक रीडर्स ऑफ पोइट्री में। और यहाँ पर क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी आया हुआ है, डज पोइट्री रियली बैलेंस? क्या शायरी वाकई ही बैलेंस करती है, तवाज़न करती है, एंड काउंटर वेट, और उसमें एक तवाज़न स्ट्राइक करती है, तवाज़न देती है इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड, आज की जदीद दुनिया में भी, एज़ क्लेम्ड बाई हैनी, जैसे कि हैनी ने इस बुक के अंदर दावा किया है। यानी क्या शायरी आज भी काउंटर बैलेंस करने का, माशरे के अंदर बैलेंस बरकरार रखने का किरदार अदा करती है? 2010 में ये क्वेश्चन आया। इन तमाम आंसर्स का एक ही जवाब स्टूडेंट्स मैंने लिखा है। एक क्वेश्चन और भी बहरहाल ये भी देख लीजिए, डू यू बिलीव अलॉन्ग विद, क्या आप हैनी के साथ साथ आप भी यकीन रखते हैं दैट द इल्स ऑफ दिस एज, के ज़माने की जो ख़राबियाँ हैं, बुराइयाँ हैं हमारे दौर की, कैन बी रीड्रेस्ड, उनसे निपटा जा सकता है बाई पोइट्री, शायरी के ज़रिए। एलेबरेट विद सॉलिड एविडेंस और ठोस दलाइल दीजिए फ्रॉम द रीडर्स ऑफ पोइट्री, रीडर्स ऑफ पोइट्री से। स्टूडेंट्स से बेहतर विजिबिलिटी के लिए अब मैं आंसर इसका शुरू करने लगा हूँ। बेहतर विजिबिलिटी के लिए आप मोबाइल को रोटेशन पे ऑप्शन पे देखिए, फुल जूम पे देखिए। द इम्पॉर्टेंस ऑफ यूटिलिटी ऑफ पोइट्री, पोइट्री की जो अफादियत है, उसकी जो इम्पॉर्टेंस और यूटिलिटी है, यानी शायरी का फ़ायदा है या नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बहस शुरू से लेके अब तक रही है। हैज़ बिन डाउटेड, उसको शक की नज़र से देखा गया इन एवरी एज, हर दौर में, स्पेशली इन मॉडर्न एंड साइंटिफिक एरा, ख़ास तौर पर आज के साइंसी और मॉडर्न जदीद दौर में। इट हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये एक अहम टॉपिक बन चुका है, ये एक अहम टॉपिक बन चुका है। इट हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये एक अहम मौजू बन चुका है। एज़ टू हाउ पोइट्री एजर्ट्स, कि कैसे शायरी अपनी अफादियत जताती है, मनवाती है। अजर्ट का माना यहाँ मनवाना है, इट्स यूटिलिटी एंड इफेक्टिवनेस, और अपनी तासीर, अपना मौसरपन। यानी तारीख़ में शुरू से लेके अब तक शायरी की अफादियत पे शक की निगाह से देखा गया कि शायरी का फ़ायदा है या नहीं है, ये बातें होती नहीं हैं। तो और आज के दौर में भी शायरी अपनी इफेक्टिवनेस को कैसे मनवाती है, हम डिस्कस करेंगे। एक और पहलू है कि इस पोइट्री एज मच रेलिवेंट, क्या शायरी अभी भी रेलिवेंट है, शायरी का तलक अभी भी है एज़ एवर, हमेशा की तरह, इवन इन दिस हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड एज ऑफ अवर्स, हमारे आज के सनती दौर में। इट इज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये सारे का सारा एक अहम क्वेश्चन बन चुका है, एक अहम सवाल बन चुका है रिगार्डिंग पोइट्री, शायरी से मुतल्लक। अनदर क्वेश्चन, एक और सवाल विच इज़ बीइंग रेज्ड, जो उठाया जाता है रिगार्डिंग पोइट्री, पोइट्री के बारे में, इज़ इट्स यूटिलिटी, वो इसकी अफादियत के बारे में, कि क्या इसकी कोई अफादियत भी है, एंड एबिलिटी, और क्या इसके अंदर सलाहियत है पोइट्री के अंदर टू रीड्रेस सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल इल्स, कि हमारे माशरे में पाई जाने वाली या हमारी दुनिया में पाई जाने वाली जो सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल इल्स हैं, यानी सकाफ़ती, मुआशी और समाजी ख़राबियाँ हैं, उनको रीड्रेस कर सकती है, उनको दूर कर सकती है, उनको रोक सकती है। ऑल सच क्वेश्चन हैव बीन गिवन बट टू डिबेटेबल डिस्कशन, और इस तरह के जितने भी ये सवाल आते हैं जो ऊपर मैंने बोले हैं, इससे एक नई बहस छिड़ गई है, एक डिबेटेबल डिस्कशन का जन्म हो गया है। आर्गूमेंट्स हैव बीन प्रेजेंटेड, और दलाइल दिए जाते रहे हैं, और बेशुमार दलाइल दिए गए हैं। काउंटरस आर्गूमेंट्स हैव बीन प्रेजेंटेड, अनगिनत दलाइल दिए गए हैं इन फेवर ऑफ, शायरी के हक़ में, एज वेल एज इन अपोजिशन टू पोइट्री, और इसके साथ साथ शायरी की एबिलिटी के बारे में, टू रीड्रेस द इल्स ऑफ दिस एज ऑफ अवर्स, हमारे आज के दौर की ख़राबियों को रीड्रेस करने के लिए। परहैप्स नोबडी हैज़ हाईलाइटेड द अनअवॉइडेबल इम्पॉर्टेंस, शायद किसी ने भी शायरी की नागुज़ेर अहमियत को इतना हाईलाइट नहीं किया इन प्रैक्टिकल लाइफ, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में, हमारी अमली ज़िंदगी में, एज सैम सैनी हैज़ डन इन दिस, ऐसे जैसे कि सैम सैनी ने अपने उस मजमून द रीडर्स ऑफ पोइट्री के अंदर किया है। जैसा कि सैम सैनी ने अपने ऐसे द रीडर्स ऑफ पोइट्री के अंदर जिस अंदाज से
इस अनअवॉइडेबल इम्पोर्टेंस को डिस्कस किया है, ऐसे किसी ने भी नहीं किया। हैनी ने पेश किया अ कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट, और हैनी ने एक जामे अंदाज में एक दास्तान पेश की है फॉर डिफेंडिंग पोइट्री, शायरी के दफा से मुतल्लक। ही फ्रिक्वेंटली कोट्स डिफरेंट क्रिटिक्स, और हम आगे चल के इस ऐसे के अंदर देखेंगे कि उसने 6-7 ऐसे क्रिटिक्स हैं जिनका उसने बाकायदा हवाला दिया है, उनकी कोटेशनें शायरी से मुतल्लक कही गई, उनके जो बयानात हैं उनको यहाँ पे शमस हैनी ने कोट किया है टू एडवोकेट, वकालत करने के लिए, इस पॉइंट ऑफ व्यू अपने नुक्ता नज़र की दिस डिफरेंट क्रिटिक्स। और ये जो क्रिटिक्स हैं उनमें शामिल हैं, ये आप नाम नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। सर सिडनी है, ये पूरा नाम सर फिलिप सिडनी है। इन क्रिटिक्स में शामिल है सर सिडनी यानी सर फिलिप सिडनी, विलिक स्टीवंस, साइमन वील, विल्फ्रेड ओमन, और ये रशियन एकरीना रेटोशिनस्काया, हैवल है, W.H. वार्डन है, जॉर्ज लुइस है, हर्बर्ट है, और एक अजीम फ़िलासफ़र अरिस्टोटल यानी अरस्तु है। ये नाम हैं जिनका ज़िक्र मैंने यहाँ पे किया है। ये तारीख़ के मुख्तलिफ़ अदवार में इन क्रिटिक्स ने शायरी की अहमियत और अफादियत को तस्लीम किया है और इसकी एडवोकेसी की है। तो शमस हैनी इनका हवाला भी देता है कि देखिए, सिर्फ मैं ही पोइट्री की अहमियत को उजागर नहीं कर रहा, बल्कि इन तमाम फ़िलासफ़र्स ने जो मैंने लिखे हैं, इन्होंने पोइट्री की अहमियत को उजागर किया है। हैनी हैज़ कोटेड, हैनी ने हवाला दिया है द अबव मेंशन्ड डिफेंडर्स, इन तमाम पोइट्री के दफ़ा करने वालों का। डिफेंडर्स और पोइट्री का मतलब होता है शायरी का जो दिफा करते हैं, फ्रॉम डिफरेंट एराज, मुख्तलिफ अदवार से, टू प्रूव दैट पोइट्री विल नेवर बिकम रेलिवेंट, कि शायरी कभी रेलिवेंट नहीं होगी। मोरओवर शमस हैनी हैज़ यूज्ड हिज एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज, और शमस हैनी ने अपना वसीअल नज़र, अपना जो इंसाइक्लोपीडिक नॉलेज है, वसीअल नज़र अपना इल्म इस्तेमाल किया है, और स्पोर्टिव कोटेशन इस्तेमाल किए हैं फ्रॉम कंटेम्प्रेरी राइटर्स, यानी कंटेम्प्रेरी से मुराद अपने दौर के हम असर, एंड कन्वेंशनल राइटर्स और रवायती राइटर्स के। ऑल दी स्कॉलरली रेफरेंसेस, और जितनी भी ये आलमाना रेफरेंसेस हवाला जात हैं, मेक इस कंटेंशन, वो उसके इस बहस को, कंटेंशन का माना यहाँ बहस है, वो इसे इसको बहस को बना देते हैं इन फेवर ऑफ पोइट्री, पोइट्री के हक़ में की गई मोर कन्विंसिंग, यानी ये सारे हवाले और इन तमाम हम असर और रवायती राइटर्स की जो कोटेशंस हैं, वो इस मुकदमे को बना देती हैं मोर कन्विंसिंग, और भी ज़्यादा कायल करने वाला, अपीलिंग, पुरकशिश एंड आर्गूमेंटेटिव और मुदलल। यानी शमस हैनी को ये क्रेडिट जाता है कि शमस हैनी ने यहाँ पे मुख्तलिफ अदवार के राइटर्स को लिया है, उनके हवाला दिया है। आगे नेक्स्ट देखते हैं, लेट अस हैव अ ब्रीफ व्यू ऑफ द एलिगेशंस। तो अब तक हम यही बहस कर रहे हैं कि क्या शायरी की अफादियत है, लेकिन अब हम पहले ये देख लेते हैं कि शायरी के ऊपर आज तक लगने वाले इल्ज़ामात कौन कौन से हैं, क्या इल्ज़ामात शायरी के ऊपर लगाए गए हैं, शायरी को किस तरह से क्रिटिसाइज़ किया गया है। तो उसका पहले एक पैराग्राफ में व्यू ले लेते हैं कि एलिगेशंस क्या हैं। लेट अस हैव अ ब्रीफ व्यू ऑफ द एलिगेशंस। आइए उन इल्ज़ामात का कुछ ब्रीफ सा ओवरव्यू ले लेते हैं। लेवल्ड अगेंस्ट पोइट्री, जो कि शायरी के ख़िलाफ़ लगाए गए, एंड पोइट्स और शायरों के ख़िलाफ़। पोइट्री हैज़ बिन क्रिटिसाइज, पोइट्री को निशाना तनकीद बनाया गया है नेगेटिवली, मनफी अंदाज से, राइट थ्रू द हिस्ट्री, तारीख़ में। डिफरेंट एफर्ट्स हैव बिन मेड, और मुख्तलिफ कोशिशें की गई टू डिग्रेड पोइट्री, की पोइट्री को डिग्रेड किया जाए, ज़लील ख़ार किया जाए, इसकी अहमियत को कम किया जाए, डिग्रेड किया जाए। जो डिग्रेड का माना अहमियत कम करना, तजलील करना, डिग्रेड करना पोइट्री को और पोइट्स को। और सबसे पहले जो तारीख़ की किताबों में जिस फ़िलासफ़र की तरफ से पोइट्री को क्रिटिसाइज़ किया गया, उसमें प्लेटो है। प्लेटो हम उर्दू में अफलातून को कहते हैं, वन ऑफ द मोस्ट फेमस ग्रीक फ़िलासफ़र्स। प्लेटो डिड नॉट लाइक पोइट्स, वो शायरों को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, एंड पोइट्री और शायरी को, क्योंकि वो एक फ़िलासफ़र था, एक प्रैक्टिकल आदमी था। दैट्स वाई वो इस तरह की इमेजिनेटिव चीज़ें लिखने वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। ही डिसाइड टू किक देम आउट। उसने एक किताब लिखी थी रिपब्लिक। उस किताब में उसने जिक्र किया था कि अगर मैं अपनी आइडियल रिपब्लिक बनाऊं तो उसके अंदर शायरों
की कोई गुंजाइश नहीं होगी। और वो कहता है कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं इन शायरों को अपनी इस सल्तनत से ठुड्डे मार मार कर किक दम आउट निकाल दूँ। प्लेटो रिस्ट्रिक्टेड द एंट्रेंस ऑफ द पोइट्स, और उसने अपनी इस किताब में रिपब्लिक में शायरों के ऊपर पाबंदी लगाई है। प्लेटो रिस्ट्रिक्टेड द एंट्रेंस ऑफ द पोइट्स, उसने शायरों की दाखिल होने पर पाबंदी लगाई है। इन इस आइडियल रिपब्लिक, अपनी अगर वो आइडियल रिपब्लिक बनाता, यानी अगर वो अपनी सल्तनत बनाता, तो वो अपना ये नुक्ता नज़र पेश करता है कि उसमें अगर मैं बनाता तो शायरों की कोई गुंजाइश ना होती। 10 प्लेटो पोस्ट पोइट्री, लिहाजा अफलातून ने शायरी की मुखालफत कर डाली। लेकिन उसी का जो शागिर्द अरिस्टोटल है, अरस्तू जिसे हम कहते हैं, सपोर्टेड, उसने इसको सपोर्ट किया पोइट्री को और पोइट्स को। सम ऑफ द क्रिटिक्स हैव कॉल्ड पोइट्री कलेक्शन ऑफ लाइज, और फिर इसी तरह कई नकाद ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने शायरी को झूठों का एक पलंदा करार दिया है। ए कलेक्शन ऑफ लाइज, झूठों का एक पलंदा, अब फाल्सुड और झूठ का एक पलंदा। वेस्टेज ऑफ टाइम, उसे वक़्त का ज़िया करार दिया गया, ये वक़्त का ज़िया है, इसको पढ़ना, शायरी को पढ़ना वक़्त का ज़िया है। अ थिंग अवे फ्रॉम फैक्ट्स एंड रियलिटी, और इसे हकीकत से एक दूर, एक बाइद चीज़ करार दिया। सिमिलरली द पोइट्स वर कॉल्ड स्लगिश, इस तरह शायरों को भी काहिल करार दिया गया, सुस्त करार दिया गया, फजूल किस्म के लोग, यूज़लेस एंड इडल, और नकम्मे किस्म के लोग करार दिया गया। इनको चरसी, भंगी, शराबी, इस तरह के लोग जो करार दिएगा कि ये इस तरह के नशे करके जो अपनी इमेजिनेशन को फ्लाइट देते हैं, और फिर जो है इमेजिनेटिव बातें, जो ख्यालाती बातें करते हैं और एक अपने ही जहान क्रिएट कर देते हैं। तो यूँ शायरों को एक इम्प्रैक्टिकल किस्म का, यानी गैर अमली किस्म के लोग करार दिया गया, और उनकी तख्लीक़ात को भी इनप्रैक्टिकल करार दिया गया। तो ये एक लिहाज से ये क्वेश्चन ही है। तो यूँ हम ये कह सकते हैं कि शायरी को डिस्करेज करने की कोशिश की जाती रही है। एफर्ट्स और मेड, कोशिश की गई टू डिस्करेज द पोइट, शायरों को हौसला शिकन करने की बाइसाच एलिगेशन, ऐसे इल्ज़ाम लगाकर, ये जो मैंने ऊपर आपके लिए जितने भी ये शायरी के इल्ज़ाम जो हैं वो लिखे हैं। अरिस्टोटल हु वाज द पीपल ऑफ प्लेटो, अरिस्टोटल जो कि प्लेटो का शागिर्द था, रिफ्यूटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेटो, उसने प्लेटो के कॉन्सेप्ट को रद्द कर दिया, रिफ्यूट कर दिया। अगेंस्ट पोइट, जो उसने शायरी के ख़िलाफ़ लगाए थे, एंड पोइट्री और पोइट्स के ख़िलाफ़ लगाए थे। सो मच दैट, इस कदर के उसने ऐलान कर दिया, दैट ही डिक्लेयर्ड, कि उसने ऐलान कर दिया कि ही डिक्लेयर्ड देम एज एन एसेंशियल पार्ट, कि ये तो लाजमी हिस्सा है ऑफ सोसाइटी, एक माशरे का। अरिस्टोटल वाज ऑफ द व्यू, अरिस्टोटल का ख्याल था दैट पोइट वाज असेंशियल टू द की बैलेंस इन द सोसाइटी, कि शायर बहुत ज़रूरी है माशरे के अंदर बैलेंस रखने के लिए, स्ट्राइक करने के लिए बैलेंस। या आगे चल के हम पूरे का पूरा एक पैसेज लिखेंगे जिनके ऊपर मैं रोशनी डालूंगा कि शायर किस तरह माशरे के अंदर बैलेंस करता है। ही इंसिस्टेड दैट, उसने इसरार किया कि द पोइट टुक अस टुवर्ड्स आइडियल, कि शायर तो हमें एक आइडियल की तरफ लेके जाता है, हमें एक आइडियल दुनिया दिखाता है, नॉट वे फ्रॉम आइडियल, जो कि आइडियल से दूर नहीं होती, वो आइडियल से दूर नहीं है, बल्कि तो हमें एक आइडियल के करीब लेके जाता है। ये उसका ख्याल था। अब हम स्टूडेंट्स थोड़ा सा हमारी जो ये जो बुक है, ये जो ऐसे है रीडर्स ऑफ पोइट्री, इसका जो टाइटल है हम थोड़ा सा उसको देख लेते हैं कि इससे टाइटल से मुराद क्या है। तो रीडर्स के पहले लफ्ज़ी माने देख लेते हैं, और फिर हम इसको शमस हैनी के ख्यालात के तनाज़ुर में एलेबरेट करते हैं। नाउ वी ब्रीफली डिस्कस, आइए अब हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं। नाउ वी ब्रीफली डिस्कस द मीनिंग्स ऑफ रीडर्स, रीडर्स के मीनिंग्स को देख लेते हैं। बाई रीडर्स हैमी मीन्स, और रीडर से हैमी का मतलब है रेपरेशन, यानी किसी चीज़ को रिपेयर करना, उसकी मरम्मत करना, सेटिस्फेक्शन, मुतमइन करना, एंड कंपैशन, और जो नुकसान हुआ है उसकी तलाफ़ी करना। फॉर ए रॉन्ग सस्टेन्ड, यानी जो कुछ गलत हो जाता है, यानी एक रॉन्ग, जो एक गलत हो जाता है उसकी तलाफ़ी कर देना, और गलत होने को दूर करके किसी की तसल्ली कर देना और उसकी मरम्मत कर देना। वैसे भी ड्रेसिंग का माना आप समझते हैं मरहम पट्टी करना होता है, तो रीड्रेसिंग का मतलब हम ये कह सकते हैं कि फिर से मरहम पट्टी, यानी ज़ख्मों जो लगे हैं पोइट्री पे, पोइट्स पे, ख़ास तौर पे पोइट्री पे जो ज़ख्म लगे हैं, उन ज़ख्मों पर मरहम रखना, ये इसका टाइटल बनता है। और यहाँ पे ये भी मुराद है
किसी चीज़ को बहाल कर देना, टू रेज अगेन टू एन अपराइट पोजीशन, कि दोबारा किसी चीज़ को उसकी साबिका हालत पे वापस ले आना, इसको रीड्रेसिंग कहते हैं। तो शायरी ने इसमें शायरी का जो मकाम छिन गया, जो गुम हो गया, उसको उस पोजीशन पर दोबारा बहाल करने की कोशिश की है आपने इस मजमून रीड्रेस ऑफ पोइट्री में। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने और भी वजाहत कर दी है रीड्रेस के वर्ड की, कि रीड्रेस से मुराद क्या है। द वर्ड रीड्रेस आल्सो मीन्स टू करेक्ट समथिंग। रीड्रेस का मतलब किसी चीज़ को दुरुस्त करना होता है, डेट इज़ अनफेयर और रॉन्ग, जो गलत होती है, जो नाजायज़ होती है। बाय रीड्रेस वी आल्सो मेक कंसोलेशन, हम तशफ़ी करते हैं, हम सुकून मुहैया करते हैं, कंपनसेशन हम तलाफ़ी करते हैं, कंफर्ट राहत फराम करते हैं, और रीअश्योरेंस और फिर से यकीन दहानी कराते हैं। ये सारे इसके रीड्रेस के मीनिंग है। सो रीड्रेस ऑफ पोइट्री मीन्स, लिहाजा रीड्रेस का मतलब ये हो गया टू रिमूव द करेक्ट दोज फॉल्स नोशंस, यानी उन तमाम गलत ख्यालात को दूर कर देना रिगार्डिंग पोइट्री, पोइट्री से मतलब दैट हैव बीन क्रिएटेड इन द माइंड, जो कि जहन में पैदा किए गए बिकॉज ऑफ द एलिगेशंस, इल्ज़ामात की वजह से, एंड चार्जेस ऑन पोइट्री, और शायरी पर चार्जेस यानी इल्ज़ामात की वजह से। या चार्जेस का माना भी इल्ज़ामात है, याद रहें, एलिगेशंस का माना भी इल्ज़ामात होता है और चार्जेस का माना भी इल्ज़ामात होता है। नाउ लेट अस एनालाइज, आइए अब एनालाइज करते हैं साउंड आर्गूमेंट्स इन फेवर ऑफ पोइट्री। पोइट्री के हक़ में जो शैमिश हैनी ने जो साउंड आर्गूमेंट्स दिए हैं वो डिस्कस करते हैं। वो शैल आल्सो एनालाइज द कोटेशन द डिफरेंट क्रिटिक्स, और हम मुख्तलिफ क्रिटिक्स के कोटेशंस को भी देख लेते हैं द डिफेंस ऑफ पोइट्री, जो कि शायरी की दफ़ा में की गई हैं। और सबसे पहले जो क्रिटिक लिया गया है, जो डिफेंडर लिया गया है, आप याद रखिएगा, ये सबसे पहला डिफेंडर था सर फिलिप सिडनी, अरिस्टोटल के बाद। यानी अरिस्टोटल ने तो शायरी का दफ़ा किया था प्लेटो के इल्ज़ामात के जवाब में, लेकिन उसके बाद सर फिलिप सिडनी, जो कि एलिज़ाबेथन एज से बिलोंग करते थे, सर फिलिप सिडनी का हवाला दिया है कि सर फिलिप सिडनी से लेकर आज के दौर का जो क्रिटिक है वेलेक्स स्टीवंस तक, यानी इस दौरान कोई ये बहुत को नवंबर को 15 से 20 ऐसे क्रिटिक्स आते हैं, सर फिलिप सिडनी से लेकर वेलेक्स स्टीवंस तक। ऑल डिफेंडर्स ऑफ पोइट्री, शायरी के जितने भी दफा करने वाले हैं, पुट देयर बेस्ट एफर्ट्स, उन्होंने अपनी पूरी कोशिशें की हैं टू प्रूव दैट पोइट्री है अ वेरी क्लोज रिलेशन, के शायरी का बड़ा गहरा ताल्लुक है विद आवर एग्जिस्टेंस, हमारे वजूद के साथ, हमारी ज़िंदगी के साथ। हैनी बिलीव्स, यानी यकीन रखता है, पोइट्री ऑलवेज प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव वर्ड, के सबसे पहली बात तो ये कि शायरी जो है हमें हमेशा एक अल्टरनेटिव वर्ड देती है, एक मुतबादल दुनिया देती है। शायर चूँकि गहरी विजन रखता है, उसका मुशाहिदा, वो चीज़ का जो ऑब्ज़र्वेशन है उसकी ज़्यादा तेज़ होती है, और चीज़ को ऑब्ज़र्व करता है, वो ज़्यादा इमेजिनेटिव होता है, और इमेजिनेटिव होके ख़यालात उसके माइंड में चूँकि ज़्यादा आते हैं, तो यूँ वो एक हमें एक ऐसी दुनिया भी दिखा देता है जो हकीकत की दुनिया से हट के होती है। एक अल्टरनेटिव हमें वो मुतबादल भी देता है कि भाई ये भी हो सकता है, अगर ऐसा हो रहा है दुनिया में तो ऐसा भी हो सकता है, अगर दुनिया ऐसी है तो दुनिया ऐसी भी हो सकती है। तो वो अपने अल्फाज का चुनाव करके, अपने अल्फाज के ज़रिए जो है हमें एक अल्टरनेटिव वर्ल्ड भी दिखाता है। जैसे गवर्नमेंट जो अपने प्लान रखती हैं, तो गवर्नमेंट्स, हुकूमतें जो हैं ए विज़न, वो एक विज़न रखती हैं ऑफ ए न्यू सोसाइटी, एक माशरे के तश्कील से मुतल्लक। इसी तरह शायर भी एक विज़न रख सकता है एंड गिव देयर ओन प्रोग्राम्स, और अपने प्रोग्राम्स देती हैं हुकूमतें अकॉर्डिंग टू इट, उसके मुताबिक। इस तरह जो इनकलाबी लोग होते हैं वो भी तो एक आइडिया लेके ही आगे चलते हैं, एक विज़न लेके चलते हैं। तो जब पॉलिटिशियंस जो हैं वो एक आइडियलिज़म हमें दिखा सकते हैं, या इनकलाबी जो है हमें एक आइडियलिज़म दिखा सकते हैं, तो फिर शायर अगर आइडियलिज़म दिखा देता है तो इसमें क्या बुरा है। असल मसला ये है, द रेवोल्यूशनरीज, इनकलाबी लोग क्रिएट अनदर आइडियल वर्ल्ड, एक नई आइडियल वर्ल्ड क्रिएट करते हैं, दैट इज़ ऑल बिन चेरिशिंग, जो उनको बड़ी अजीज़ होती है, एक्साइटिंग, जो उनके लिए बड़ी पुरजोश होती है, प्लेयरेबल और काबिल लुत्फ़ होती है। और इनकलाबी इसी को लेकर इनकलाब की तरफ बढ़ते हैं, बिल्कुल ऐसे ही, जस्ट लाइक रेवोल्यूशनरीज, इसी तरह इनकलाबियों की तरह द पोएट्स आल्सो क्रिएट एन अल्टरनेटिव वर्ल्ड, तो शायर भी एक अल्टरनेटिव वर्ल्ड क्रिएट करते हैं। अब इनकलाबियों को तो कुछ कोई कहता नहीं, इस तरह हिस्टोरियंस को कोई कुछ कहता नहीं, फ़िलासफ़र्स को कोई कुछ कहता नहीं, लेकिन शायरों के ऊपर जो है वो शायरी के ऊपर जब इल्ज़ाम धर दिए जाते हैं, ये असल में राइटर यहाँ पे दलील पेश करना चाहता है। द वर्ड क्रिएटेड बाई द पोइट्स इज डिसाइडेडली बेटर दैन द एक्चुअल वर्ड, और यूँ
ये एक फैसलाकुन बात है कि शायर जो है वो एक ऐसी दुनिया जो क्रिएट करता है वो एक्चुअल वर्ड से ज़्यादा बेहतर होती है। दूसरी दलील जो शहनाज अली ने दी है शायरी के हक़ में, वो ज़रा वो सुन लीजिए। एक तो अल्टरनेटिव वर्ड वाली हो गई, दूसरी दलील ये है, सेकेंडली हनी बिलीव्स दैट पोइट्री डज ए म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ फीलिंग्स, कि पोइट्री के ज़रिए हम म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ फीलिंग्स करते हैं, यानी फीलिंग्स की म्यूचुअल शेयरिंग, यानी बाहमी तौर पे हम शेयरिंग करते हैं। द पोइट क्रिएट्स एन इमेजिनरी वर्ल्ड ओइंग टू देयर सिक्स्थ सेंस, और शायर अपनी इमेजिनेशन या अपनी छठी हिस्स का इस्तेमाल करते हुए एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड क्रिएट करता है विच इज़ पैरेलल टू द रियल वर्ल्ड, जो कि रियल वर्ल्ड के साथ साथ चलती है। थ्रू दिस इमेजिनरी वर्ल्ड, और इस ख़यालाती दुनिया में द पोइट्स प्रेजेंट्स, शायर पेश करते हैं इमोशंस, अपने जज्बात, एम्बिशंस, अपनी ख्वाहिशात एंड पैशंस और जज्बात ऑफ द रियल वर्ल्ड, हकीकी दुनिया। इसके बाद एक और राइटर को शहनाज अली ने कोट किया है, सर वेलेक्स स्टीवंस, उनका हवाला देते हैं। थर्डली शहनाज अली गिव्स रेफरेंस टू वेलेक्स स्टीवंस हु कंसिडर्स द पोएट अ पोटेंट फिगर, जो कि शायरों को एक पोटेंट फिगर यानी एक ताकतवर शख्सियत करार देता है, एक ताकतवर शख्सियत करार देता है। पोटेंट फिगर यानी एक ताकतवर शख्सियत, पोटेंट का माना ताकतवर होता है, पोटेंशियल वाला, यानी ये उन बातों का जवाब है जी जो शायरों को नकम्मे, सुस्त और काहिल करार देते रहे हैं कि ये नकम्मे लोग हैं, नशा करके लेटे रहते हैं, सुस्त लोग हैं, वेले लोग हैं ये। तो ये वो लोग जो इसके ऊपर इस तरह ये इल्ज़ामात लगाते रहे, उनका जवाब सर वेलेक्स स्टीवंस ने दिया है कि पोएट्स तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल वाले लोग होते हैं, बहुत पोटेंट फिगर होते हैं, आप इन्हें स्लगिश, काहिल और सुस्त कैसे कह सकते हैं। तो शायर कहता है कि वेलेक्स स्टीवंस कहता है कि अ पोएट इज़ अ पोटेंट फिगर, कि शायर तो एक ताकतवर शख्सियत होता है, एक ताकतवर शख्स होता है, फिगर होता है, एज ही क्रिएट्स द वर्ल्ड, क्योंकि वो एक ऐसी दुनिया क्रिएट कर देता है टू विच वी टर्न इंसेसेंटली, जिसकी तरफ हम खिंचे चले जाते हैं विदाउट नोइंग इट, बेकाबू होकर, यानी बेखबरी में ही हम खामखाई हम उस दुनिया की तरफ जो शायर क्रिएट करता है, जैसे जैसे वो क्रिएट करता है उसके ख्यालात के साथ साथ हम भी उस दुनिया को विजुअलाइज करते चले जाते हैं। तो ये नकम्मे लोग कैसे हो गए फिर। अ पोएट स्पेंड्स हिज लाइफ, एक शायर अपनी ज़िंदगी गुजारता है बाय क्रिएटिंग सुप्रीम फिक्शन, आला किस्म का अफसाना पैदा करके, विदाउट विच वी आर अनएबल टू कंसीव दैट वर्ल्ड, जिसके बगैर हम कोई दुनिया तख्लीक नहीं कर सकते। सो वेलेक्स स्टीवंस व्यूज़ आर, लिहाजा वेलेक्स स्टीवंस जो व्यूज़ हैं आर डिफरेंट फ्राम दोज, उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ होगा उन लोगों से हु हैव बिन कॉलिंग द पोएट, जो कि शायरों को करार देते रहे हैं इडल, नकम्मे, स्लगिश, काहिल एंड यूजफुल पीपल, और फजूल किस्म के लोग। इसके बाद जो चौथा पॉइंट है जो कि शायरी के हक़ में है, वो ये है कि फोर्थली हनी बिलीव्स दैट पोएट्री इज़ एन ओरिएंटेशन ऑफ सोल एंड स्पिरिट, कि ये तो हमारी रूह और हमारे दिल की एक ओरिएंटेशन है, उसको ओरिएंटेट करती है, उसको सजावट देती है। हैनी कोट्स हेबल, और इस सिलसिले में उसने हेबल का हवाला दिया है, हेबल वन ऑफ द क्रिटिक्स, वन ऑफ द डिफेंडर्स ऑफ पोइट्री, ये भी शायरी के दफा करने वालों में शामिल है। टू एडवोकेट हिज पॉइंट ऑफ व्यू इन दिस रिगार्ड सिलसिले में हेबल सेज दैट पोइट्री इज समथिंग, कि पोइट्री एक ऐसी चीज़ है विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम इमीडिएट एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, जो कि ज़िंदगी के फौरी एक्सपीरियंस यानी फौरी होने वाले तजर्बे से हट के है, यानी ये है, ये चीज़ एक्सपीरियंस ही है लेकिन ये इमीडिएट एक्सपीरियंस से हट के है। मोर ओवर पोइट्री इज़ इन इट्स फॉर्म, और पोइट्री अपनी शक्ल में, यानी अगर हम पोइट्री के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, उसमें इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ों के चुनाव की बात करते हैं, तो उसकी अगर हम बात करते हैं तो उससे डिलाइट मिलती है। देखो हम शेर सुन के या किसी शायर का कलाम सुन के खामखाई वाह वाह कहना शुरू कर देते हैं, अप्रिशिएट करना शुरू कर देते हैं, और वजह क्या है, वजह यह है कि शायरी के अंदर एक केडेंस पाई जाती है, मौसीकीत पाई जाती है, राइम, उसके अंदर काफ़िया रदीफ़ का इस्तेमाल होता है जो कि फौरी तौर पे हमें अट्रैक्ट करता है, एंड प्लीजिंग एटिमोलॉजी, और लफ्ज़ों का एक खुशगवार इस्तेमाल होता है। शायरी के अंदर हम ये सारी चीज़ें देखते हैं, काफ़िया रदीफ़ होता है, क्वाड्रेंट होते हैं, सिमिलीज़ होती हैं, मेटाफर्स होते हैं, एलिब्रेशंस होती हैं, ये सारी चीज़ें शायरी को एक खूबसूरत चीज़ बना देती हैं, और जिससे डिलाइट मिलती है। क्या मिलती है? जिससे एक सेंस ऑफ डिलाइट मिलती है। ये हेवल का ख्याल है। इसके बाद हैमिनी ने जो पाँचों पॉइंट दिया है वो ये है कि फिफ्थली हैनी फर्दर स्टेट्स दैट पोएट्री कैन
कैन वेरी इजीली एंड प्लेजेंटली एक्सप्लोर, कि शायरी बहुत ही आसानी से और बड़े खुशगवार अंदाज से एक्सप्लोर कर लेती है, तलाश कर लेती है सब्जेक्ट्स, मौज़ूआत को। यानी शायर चूँकि इमेजिनेशन एक्साइट करते हैं, इमेजिनेशन की बुनियाद पे काम करते हैं, तो दैट्स वाई वो नई दुनिया, नए मौजू एक्सप्लोर कर लेते हैं, विच आर जनरली डिनाइड। और वो ऐसे मौजू भी सिलेक्ट कर लेते हैं जो कि आमतौर पर जो डिनाई होते हैं, यानी जिनको आमतौर पर रद्द कर दिया जाता है, एथिक्स के अखलाकियात को मद्देनज़र रखते हुए, सोशल एंड सेक्सुअल प्रेजुडिस और एक जो सेक्सुअल तासब की वजह से इन मौज़ूओं को बार औक़ात हम छू नहीं पाते। लेकिन शायरी के अंदर ये पोटेंशियल है, ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि ये ऐसे मौजू भी ले लेती है। जैसा कि हनी ने कहा है कि इट इज़ द ब्यूटी ऑफ पोएट्री, की शायरी की खूबसूरती है, बजाय इसके कि हम शायरों को इस तरह बेहया कहें, बल्कि हनी कहता है कि ये तो उल्टा, ये शायरी की खूबसूरती है, दैट वी कैन वेंटिलेट अवर थाट, कि हम अपने ख्यालात को इजहार करते हैं, अपने ख्यालात को इजहार का मौका देते हैं, वेंटिलेट करते हैं ऑन एनी डेलिकेट इशू, किसी भी नाजुक मौजू पर एट ए ग्रेट ईज़, बड़ी आसानी से, बिकॉज ऑफ द आर्ट ऑफ पोइट्री, शायरी के आर्ट की वजह से। इट कैन बी डाइजेस्टिबल, और ये काबिल हज़म होती है, एंड पैलेटेबल फॉर ऑल शेड्स ऑफ लव, और ज़िंदगी के तमाम शेड्स के साथ ये फिट हो जाती है, पैलेट हो जाती है। यानी शायरी के अंदर ये पोटेंशियल है कि हर मौजू को अपने अंदर ये एडजस्ट कर लेती है। छठा पॉइंट है शायरी के हक़ में, सिक्सथली, हनी बिलीव्स दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ पोएट्री इज़ टू कीप बैलेंस इन द सोसाइटी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इसके ऊपर क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है कि शायरी की का जो मेन मकसद ही होता है, पोइट्री का वो मेन मकसद होता है कि वो बैलेंस क्रिएट किया जाए, कि बैलेंस इन द सोसाइटी। हनी इलस्ट्रेट्स हिज पॉइंट ऑफ व्यू बाय कोटिंग डिफरेंट क्रिटिक्स। उसने कई क्रिटिक्स का हवाला दिया है। उसने एक बार फिर जो है वेलेक्स स्टीवंस का हवाला दिया, जिसने एक बार कहा था कि शायरी जो है वो माशरे के अंदर बैलेंस स्ट्राइक करती है। ही कोट्स वेलेक्स स्टीवंस अगेन इन दिस रिगार्ड। वेलेक्स स्टीवंस ने कहा था कि द पोएट्री हार्मोनाइजेज द इनर वायलेंस विद आउटर वायलेंस, कि शायरी जो है ये हार्मोनाइज करती है, हम आहंग करती है, एक साथ जोड़ने की कोशिश करती है इनर वायलेंस को, यानी इंसान के दिमाग के अंदर जो एक वायलेंस चल रहा होता है, किसके साथ? इस हकीकी दुनिया में पाए जाने वाले वायलेंस के साथ, जद्दोजहद के साथ। तो यूँ आउटर वायलेंस को इनर वायलेंस के साथ ही हार्मोनाइज करती है शायरी। साइमन कोट साइमन व्हील, और उसने साइमन व्हील का हवाला दिया, वेरी इंपॉर्टेंट क्रिटिक है, और इसकी कोटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट, आप नोट कर लीजिएगा। साइमन व्हील का हवाला देके कहता है कि ह्यूमन सोसाइटी रिमेन्स इन बैलेंस, कि इंसानी माशरा हमेशा बैलेंस में रहता है ऑल द टाइम, और अगर तवाज़न बिगड़ता है उस माशरे का तो शायर उस तवाज़न को दूर करने की कोशिश करता है, और अदम तवाज़न की वजह से चीज़ें गिर जाती हैं, लोग गिर जाते हैं, सिस्टम गिर जाते हैं। लेकिन अगर तवाज़न हो तो लोग, माशरे, निज़ाम, सिस्टम गिरते नहीं हैं। तो शायर तो उस बैलेंस को बहाल रखने की पूरी कोशिश करता है, दस रिस्टोर बैलेंस। लिहाजा उस बैलेंस को रिस्टोर करने के लिए पोइट्री मस्ट गो अलॉन्ग विद द लाइटर स्केल। तो पोइट्री को उस तराजू में अपना वज़न डालना चाहिए, या उस तराजू में अपना वज़न डालती है जो लाइटर होता है, जो ऊपर होता है। यानी माशरे के अंदर जो कुछ बुरा हो रहा होता है तो शायर अपनी शायरी में उसको क्रिटिसाइज़ करता है ताकि बुरा ना हो, और माशरे के अंदर अगर अच्छा नहीं हो रहा, अच्छे की ज़रूरत है, तो शायर उस अच्छे की ज़रूरत पे जोर देता है। यूँ शायर जो है माशरे के अंदर बैलेंस स्ट्राइक करता है। और जैसा कि एनी ने कहा था, ओबीडियंस टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज़ द ग्रेटेस्ट सिन, और ये एक बहुत बड़ा गुनाह भी है कि कुछ गलत हो रहा है और पहले ही एक चीज़ ज़्यादा है और आप उस फोर्स की तरफ झुकाव रखें, तो ये तो बहुत बड़ा गुनाह हो गया। लेकिन शायर आमतौर पर ये गुनाह करता नहीं है, बल्कि बुरा हो रहा होता है तो उसको क्रिटिसाइज़ कर रहा होता है, और अगर अच्छे की ज़रूरत है तो उसकी ज़रूरत पे जोर देता है ताकि मुआशरा जो है वो बैलेंस में रहे। हैनी मेक्स ए फ्रेश एंड लाइवली अटैम्प्ट। हैनी ने एक फ्रेश और लाइवली अटैम्प्ट की है, एक जिंदा जवेद और जानदार किस्म की उसने अटैम्प्ट की, कोशिश की है टू डिफेंड पोइट्री एंड दिस हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड एज ऑफ हवर्स। हमारे आज के आला सनती दौर में भी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हमने तरक्की की है, साइंस और टेक्नोलॉजी में हम बहुत आगे चले गए हैं, लेकिन स्टिल जो है हमें इसकी ज़रूरत है शायरी की। मॉडर्न एज इज़ द एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विच हैज़ मेड एवरीवन यूटिलिटेरियन, जिसमें हर किसी को फ़ायदे की सोच वाला बना दिया है, यूटिलिटेरियन बना दिया है कि फ़ायदा मिलना चाहिए।
इवन एजुकेशन हैज़ बिन कमर्शलाइज्ड, हत्ता कि तालीम को भी तजारती सोच के साथ मुंसलिक कर दिया गया है। फ़िलासफ़ी एंड पोइट्री आर नाउ कंसिडर्ड इडल मेंटल लग्जरीज़, और अब फ़िलासफ़ी को और शायरी को फजूल किस्म की एक मेंटल लग्जरीज़ करार दे दिया गया है। वेरएज़ कॉमर्स को यानी तजारत को, कंप्यूटर को और बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशंस को एजुकेशन का नाम दे दिया गया है। शायर इसके ज़रिए तनकीद भी कर रहा है कि हमने जहन ही चेंज कर लिया है, हम कमर्शियल एजुकेशन को, कंप्यूटर को और बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन को की तालीम को तलीम समझते हैं, जबकि फ़िलासफ़ी और पोइट्री के तलीम को हम तलीम नहीं समझते। हालांकि पोइट्री भी इंसान को क्या देती है, एजुकेट करती है, इंसान को तालीम देती है, इंसान के माइंड को ब्रॉड करती है, इंसान के जहन को खुला करती है। इन दिस एज ऑफ ट्रमेंडस प्रोग्रेस, ज़बरदस्त तरक्की के दौर में भी वो स्टिल नीड पोइट्री, हमें शायरी की ज़रूरत है, विच इज़ एन एक्सक्लूसिव जॉनर ऑफ लिटरेचर, जो कि लिटरेचर की एक नफीस शक्ल है, नफीस किस्म है। इट इज़ सो ऐसा ही है बिकॉज पोइट्री हैज़ द एबिलिटी टू कीप बैलेंस इन सोसाइटी, के शायरी के अंदर ये सलाहियत है कि माशरे के अंदर ये बैलेंस कर सकती है। इन द एब्सेंस ऑफ पोइट्री, और अगर शायरी ना रही तो इंसान के नेगेटिव इमोशंस जो हैं वो क्या फ़रोग पा जाएंगे, नेगेटिविटी आम हो जाएगी, और कोई उन नेगेटिव इमोशंस को बुरा भला जब नहीं कहेगा अपनी शायरी के थ्रू या अपने कलाम के थ्रू, तो उस चीज़ को फिर हवा मिलेगी। द नेगेटिव इमोशंस ऑफ मैन विल स्प्रेड ऑल अराउंड, पोइट्री स्ट्राइक्स बैलेंस इन द सोसाइटी, और यूँ शायरी इस तरह माशरे के अंदर एक बैलेंस स्ट्राइक करती है बिकॉज ऑफ इट स्पिरिचुअल एंड एस्थेटिक क्वालिटीज़, क्योंकि इसके अंदर जमालियात की क्वालिटी होती है और इसके अंदर रूहानियात की क्वालिटी होती है। सो पोइट्री सेव्स अस फ्रॉम स्वे द सोसाइटी फ्रॉम बीइंग इम्बैलेंस्ड, लिहाजा शायरी माशरे को इम्बैलेंस होने से बचाती है, अदम तवाज़न का शिकार होने से बचाती है, एंड रिड्रेसेस सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल इल्स। इस तरह मॉडर्न डिफेंडर्स में सर फिलिप सिडनी है, सेज दैट पोइट्री हैज़ वेरी क्लोज रिलेशन विद अवर एग्जिस्टेंस, इसका हमारे वजूद के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ बोथ फिलासफी एंड हिस्ट्री, और ये फिलासफी और हिस्ट्री का एक खूबसूरत बैलेंस होता है शायरी। फिलासफी डील्स विद आइडियाज़, क्योंकि फिलासफी डील करती है आइडियाज़ को, उन आइडियाज़ को विद, वेरएज़ हिस्ट्री डील्स विद फैक्ट्स, जबकि हिस्ट्री जो वो हक़ाइक़ को डिस्कस करती है, लेकिन शायरी दोनों चीज़ों को डिस्कस कर देती है। बट पोइट्री थ्रू द फ्यूजन ऑफ बोथ, लेकिन शायरी इन दोनों के फ्यूजन से, इन दोनों को मिला देती है, कि इसको हिस्ट्री और फिलासफी को मिलाकर और भी ज़्यादा अच्छा किरदार अदा करती है। यानी यूँ कह लीजिए कि सर फिलिप सिडनी ने शायरी को हिस्ट्री और फिलासफी से भी बेहतर करार दिया है। इस तरह पोइट्री गिव्स अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के एक अलामती रिप्रेजेंटेशन देती है। हैंस पोइट्री इज़ वेरी यूज़फुल एक्टिविटी इन द सोसाइटी, के सब अक्सर ये माशरे के अंदर एक मुफीद एक्टिविटी है। अब हम फाइनल कमेंट्स देते हैं, जो मैंने बातें भी आपको की हैं एक पैरे में, दोबारा हम उसका खुलासा निकाल के लिख लेते हैं, जिसे हम फाइनल कमेंट्स कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ आवर डिस्कशन वी कैन कंक्लूड बाय सेइंग दैट सैम हसैनी हैज़ सक्सीडेड इन मेकिंग आउट अ गुड केस, कि सैम हसैनी कामयाब हुआ एक अच्छा मुकदमा कायम करने में इन फेवर ऑफ पोइट्री, शायरी के हक़ में, इवन इन दिस मॉडर्न एंड हाईली इंडस्ट्रियल एज ऑफ अवर, हमारे आज के इंडस्ट्रियलाइज्ड एज में भी। हैनी हैज़ कन्विंसिंगली, ये अलवाई लगा लीजिएगा, कन्विंसिंगली है, हैनी ने कन्विंसिंगली प्रूव किया है, प्रूव दैट पोइट्री विल नेवर बिकम रेलिवेंट, कि शायरी कभी रेलिवेंट नहीं होगी, एंड पोइट्री कैन रीड सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक इल्स। ही इज़ आल्सो प्रूव्ड विद सॉलिड आर्गूमेंट्स, एविडेंस के साथ उसने ये साबित किया है दैट पोइट्री हैज़ द एबिलिटी, कि शायरी के अंदर ये एबिलिटी है, एबिलिटी टू बैलेंस एंड काउंटरवेट, और काउंटरवेट करने की, इवन इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड। सैम हसैनी ब्रिंग्स साउंड एंड लाइवली आर्गूमेंट्स, उसने बड़े लाइवली आर्गूमेंट्स दिए हैं इन फेवर ऑफ पोइट्री विद सच क्विक सक्सेशन, इतने तसलसल के साथ, क्विक सक्सेशन होगा, इतने तसलसल के साथ उसने इस बुक में आइडियाज़ दिए हैं, दैट वी सीम टू बी कैरिड वे बाय द स्ट्रेंथ एंड कन्विंसिंग अप्रोच ऑफ सैम हसैनी, कि हम सैम हसैनी की ये जो एक ताकतवर और एक कन्विंस करने वाली अप्रोच है, उसका शिकार हो जाते हैं, और हम वाकई ही मान लेते हैं कि वाकई शायरी आज के दौर में भी बहुत ज़रूरी है। यूँ शायरी की अहमियत पे लिखा गया ये मज़मून सैम हसैनी ने मुख्तलिफ़ अदवार के क्रिटिक्स की कोटेशंस का हवाला देकर और ठोस दलाइल देकर साबित की है। होपफुली स्टूडेंट्स की हमारी आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए, ये क्वेश्चन ही काफ़ी होगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।